नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अशोक के प्रमुख 14 शिलालेखों के बारे में। दोस्तों, सम्राट अशोक को महान क्यों कहा गया है, इतिहासकार उन्हें महान क्यों मानते हैं, इनके बारे में इन 14 अभिलेखों को पढ़कर ही हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो अशोक ने अनेक शिलालेख लिखवाए, अनेक अभिलेख लिखवाए, जैसे उन्होंने 84,000 से अधिक बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन सांची का स्तूप को ही प्रमुख माना जाता है। उसी तरह से अशोक ने अनेक शिलालेख लिखवाए, लेकिन 14 प्रमुख जो शिलालेख हैं उन्हें चतुर्दशी शिलालेख के नाम से जाना जाता है, वही प्रमुख स्थान रखते हैं। इनको पढ़कर ही हम अशोक के रामराज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख लिखवाए, जो अभिलेख लिखवाए, वो प्राकृत भाषा में लिखवाए थे। प्राकृत भाषा का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, जो उनके सभी शिलालेखों में देखने को मिलती है। अब इन्होंने जो अभिलेख लिखवाए थे वो 4 लिपियों में लिखवाए थे, जिसमें पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो आज के हम हिंदी इंग्लिश लिखते हैं, जैसे बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, वो ब्राह्मी लिपि के नाम से उस समय जानी जाती थी। इससे सबसे अधिक शिलालेख अशोक के ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। दूसरे मिले हैं खरोष्टी लिपि में। दोस्तों, खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है, उसी तरह से जैसे दाईं ओर से लिखना प्रारंभ किया वो बाईं ओर आकर खत्म होती थी। वो खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में मिली है। तीसरी है अरमाइक लिपि, जो अफगानिस्तान में मिली है। चौथी है ग्रीक लिपि, जो अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में मिली है, जो ग्रीस से लगते हुए मिली है। दोस्तों, इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अशोक का जो साम्राज्य था वो पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान से ग्रीस के से जुड़ता हुआ था, तो पूर्व में बंगाल तक था। उनके जो शिलालेख मिले हैं वो आसाम में नहीं मिले, तो इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि आसाम अब सम्राट अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता था, मतलब बंगाल तक ही अशोक का साम्राज्य आता था। बाकी सभी जगहों पर अशोक के अभिलेख शिलालेख मिले हैं। दोस्तों, उनके जो शिलालेख मिले हैं उनमें अधिकतर उनका नाम देवयान प्रियदर्शी बताया गया है। तो इतिहासकार ये समझने में उनको दिक्कत हुई कि आखिर ये देवयान प्रियदर्शी कौन है, क्योंकि उनके जो अधिकतर शिलालेख है वो इसी नाम से है। तो वो ये मानते थे कि आखिर ये देवयान प्रियदर्शी कौन है। लेकिन मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के मास के अभिलेखों में अशोक ने लिखवाया है कि मैं अशोक, उसमें भी उन्होंने नहीं लिखवाया कि मैं मौर्य सम्राट अशोक। तो इतिहासकार ये मानने लगे कि अशोक तो कोई भी हो सकता है, आखिर कोई भी सामान्य आदमी हो सकता है जो शिलालेख लिख के छोड़ गया हो। आखिर हम कैसे मान ले कि ये मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो दोस्तों, एक और शिलालेख मिला है, वो है राजस्थान के जयपुर में बाबरू भैराट शिलालेख। उसमें उन्होंने लिखवाया कि मैं मौर्य सम्राट अशोक। तब इतिहासकारों को यह समझ में आया कि ये आखिर जो शिलालेखों का लफड़ा है, ये जो शिलालेख लिखवाए गए हैं वो मौर्य सम्राट अशोक ने ही लिखवाए हैं। दोस्तों, ये अशोक के जो शिलालेख है वो कब खोजे गए थे? सर्वप्रथम 1750 में टी फैंतलर नामक व्यक्ति ने इन अभिलेख शिलालेखों को खोजा था, और उसके बाद लेकिन ये पढ़े नहीं गए थे, क्योंकि उनकी भाषा उनके समझ से बाहर थी, लोगों के समझ से बाहर थी। लेकिन 1837 में एक व्यक्ति हुए, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने इन शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। दोस्तों, शिलालेख हैं जो है वो प्रमुख 14 शिलालेख हैं, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो बृहद शिलालेख और एक लघु शिलालेख। वैसे ही स्तंभलेख भी 2 भागों में बांटे गए हैं, एक दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। और गुहालेख भी जैसे अशोक ने अनेक बौद्ध धर्म मानने वाले थे, उनके जो प्रमुख बौद्ध धर्मावलंबी थे, उनके लिए अनेक पर्वतों की पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया। उनमें गुफाओं में जो लिखवाए गए लेख हैं वो गुफालेख के नाम से जाना जाता है। स्तंभलेख का प्रमुख उदाहरण अशोक स्तंभ, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, वो हम स्तंभलेख का प्रमुख उदाहरण है जो सारनाथ से प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों, अशोक के प्रमुख जो 14 शिलालेख हैं उनके बारे में क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, पहले शिलालेख में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अहिंसा पर बल दिया है। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। युद्ध नीति के त्याग करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। बौद्ध धर्म धारण करने के साथ साथ ही उन्होंने अहिंसा को अपना लिया था, क्योंकि बौद्ध धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया गया है, तो उन्होंने अहिंसा को अपना लिया था। और उन्होंने अपने राज्य में सभी लोगों से कहा है कि वो हिंसा नहीं करेंगे, जहां तक कि उन्होंने पशु बलि पर भी रोक लगा दी थी। पशु बलि जैसे युद्ध के मैदानों में पशु बलि दी जाती थी, अनेक तीज त्योहारों पर पशु बलि दी जाती थी, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि इसके ऊपर रोक लगा दी जाए। आखिर पशु बलि को भी निषेध कर दिया गया। और उन्होंने अपने जैसे एक परिवार में एक माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं, उन्होंने कहा है कि सभी मेरे पुत्रों के समान है, सभी मेरे बच्चे हैं, सभी प्रजा मेरी संतान है। उस तरह से उन्होंने एक पिता के भांति पहले शिलालेख में लिखवाया कि इस तरह से मैं अपने साम्राज्य के लोगों की रक्षा करूंगा, साम्राज्य के लोगों का पालन पोषण करूंगा। दोस्तों, वैसे ही अशोक को महान नहीं कहा जाता है, उसके पीछे उनकी सोच और जो रणनीति थी वो प्रमुख स्थान रखती है।
दोस्तों दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है। दोस्तों उस समय आज से लगभग 2200 साल पहले, जब मानव के रोगों के विकास के रोगों की रोकथाम के लिए ही कोई व्यवस्था नहीं थी, उस समय अशोक ने पशु चिकित्सा पर बल दिया था। पशु जो बीमार पड़ जाते हैं उनके रोगों के इलाज के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए अशोक ने बल दिया था। अब दोस्तों आज आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी सोच का, जो आज हम हमारी सोच रखते हैं उससे कहीं अधिक सोच उनकी उस समय हुआ करती थी दोस्तों। और उन्होंने उसी शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का वर्णन किया है, जैसे चैर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, इनका इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें चोल का वर्णन नहीं है, चोल साम्राज्य का इसमें वर्णन नहीं है। दोस्तों तीसरे शिलालेख में अशोक ने अपने 3 प्रमुख अधिकारियों की चर्चा की है, जो बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए नियुक्त किए गए थे। तो राजुक, युक्तक और प्रादेशिक के नाम से जाने गए। ये अपने बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। और इसी शिलालेख में उन्होंने बताया कि अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वह हर 5वें वर्ष मतलब राज्य का दौरा किया करेंगे और जनता की जो परेशानी है उसको अवगत कराएंगे, राजा को अवगत कराएंगे। उनकी क्या समस्या है, आखिर उनके रहने पीने, खाने पीने, जीवन यापन की क्या समस्या है, उसके बारे में जानकारी राजा को देंगे। हर 5वें वर्ष में उन्होंने ये व्यवस्था की थी। दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि राजनेताओं के पास जनता की समस्या सुनने के लिए टाइम नहीं है। उस समय अशोक ने अपने अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि हर 5वें वर्ष अपने साम्राज्य का दौरा करेंगे और जनता की परेशानियों को से अवगत करवाएंगे राजा को, और उनकी समस्या का निदान भी करेंगे। इस तरह दोस्तों उन्होंने अपने तीसरे शिलालेख में ये प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की है। दोस्तों चौथे शिलालेख में अशोक ने बहरी घोष नीति के स्थान पर धम्म घोष नीति का वर्णन किया है। बहरी घोष मतलब युद्ध नीति को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का उन्होंने चौथे शिलालेख में वर्णन किया है। 5वें शिलालेख में अशोक ने वर्णन किया है, अब उन्होंने अपने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी जिसे धम्म महामात्र नामक अधिकारी कहा गया। वो लोगों के धार्मिक जीवन की देखरेख करेगा और इसी में ही वर्ण व्यवस्था को लेकर, जो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, इस 5वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों अशोक के 6वां शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि मेरे अधिकारी हैं जो जन कल्याण के कार्य के लिए मुझे 24 घंटे में कभी भी मिल सकते हैं। उन्होंने इसी में ही आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि जन कल्याण के कार्यों के लिए अगर मैं रानी के महल में भी हूँ तो वहां पर भी मुझसे जाकर वो मिल सकते हैं, मेरे अधिकारी मिल सकते हैं। मैं कभी भी अपने लोगों के जन कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, हमेशा तत्पर रहूंगा। दोस्तों आप उनकी महानता का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अशोक के 7वें शिलालेख में विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात की है। इसी में ही तीर्थ यात्रा की चर्चा है। दोस्तों यही सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है। इन्होंने जो सभी धर्मों को मानने वाले जो धार्मिक लोग हैं उनके बीच आपसी समन्वय होना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि अशोक का जो साम्राज्य हुआ करता था वो सबसे धर्मनिरपेक्ष शासन हुआ करता था, धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ करता था, जिसकी प्रेरणा हमें आज भी उनसे मिलती है, क्योंकि भारत आज भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। दोस्तों अशोक के 8वें शिलालेख में उनकी धम्म यात्रा की चर्चा की गई है, जो उनके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और कलिंग युद्ध के बाद से ही अशोक ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, और उसी वर्ष से उन्होंने प्रारंभ कर दी थी यात्राएं, बौद्ध धर्म की यात्राएं प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए या बौद्ध धर्म भिक्षुओं के लिए अनेक दान दक्षिणाएं, उन्होंने बहुत सारी दान दक्षिणा दान में दी थी। और उन्होंने 10वें वर्ष गया की यात्रा की और 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। इस तरह से उनकी जो धम्म यात्रा है उसके बारे में इस अभिलेख में, शिलालेख में चर्चा की गई है। दोस्तों अशोक के जो 9वां शिलालेख है उसमें उन्होंने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि छोटे मोटे त्योहारों पर लोगों के पास जो काफी खर्चा होता था उसके बारे में उन्होंने बताया कि इससे काफी खर्चा होता है और आर्थिक समस्या पैदा होती है। जो गरीब लोग हैं वो त्योहारों पर काफी खर्च करते हैं, जिसके कारण उनमें आर्थिक समस्या पैदा होती है। इसकी वजह से उन्होंने इस छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिए और उन्होंने लोगों के प्रति शिष्टाचार और सच्ची भावना का विकास किया। इसके बारे में इस अभिलेख में, शिलालेख में लिखा गया है। दोस्तों अशोक का जो 10वां शिलालेख है उसमें उन्होंने धम्म के बारे में चर्चा की है। उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश जारी किया और कहा कि वह हमेशा, अपने अधिकारी हमेशा जनता के हित के बारे में सोचें, ऐसा नहीं कि जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक राजा के द्वारा यह आदेश जारी करवा दिया गया कि वह हमेशा प्रजा के हित में कार्य करेंगे, तो उनकी महानता का अंदाजा इसी से ही देखने को बनता है। दोस्तों अशोक के 11वें शिलालेख में यह चर्चा की गई है
कि मेरे अधिकारी या कोई भी लोग ब्राह्मणों को न सताए, क्योंकि ब्राह्मण उस समय उच्च प्रतिष्ठा रखते थे, उच्च मान सम्मान रखते थे। तो उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी अपने अधिकारी ब्राह्मणों को कभी भी नहीं सताएंगे। दोस्तों, अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में एक स्त्रियों की जो सामाजिक दशा है उसके सुधार के लिए एक स्त्री महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की। स्त्री महामात्य नामक अधिकारी जो स्त्रियों की सोच है, उनकी जो दशा है, उनका सम्मान करेंगे, उनके हर प्रकार के विचारों का सम्मान करेंगे। दोस्तों, आज से लगभग 22 साल पहले इतनी सोच रखना, इतनी महान सोच रखना एक महान राजा के लिए बहुत उचित स्थान रखती है, कह सकते हैं कि बहुत महान स्थान रखती है। इसी से सम्राट अशोक को महान नहीं माना जाता है। उनके द्वारा अपनाई गई जो नीतियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसी को हम आज तक फॉलो करते आए हैं। उन्होंने कहा है कि स्त्रियों की जो सोच है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उनकी दशा को देखरेख करने के लिए उन्होंने एक स्त्री महामात्य नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। दोस्तों, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। उसके बारे में 13वें शिलालेख में लिखा गया है कि अशोक ने कैसे कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया था, इसी के बारे में 13वें अभिलेख में चर्चा की गई है। और पड़ोसी राज्यों से उनके साथ क्या संबंध थे, इसके बारे में भी 13वें शिलालेख में चर्चा की गई है। दोस्तों, अशोक के 14वें शिलालेख में चर्चा है कि मैंने बहुत सारे शिलालेख या अभिलेख लिखवाए और बहुत सारे संदेश लोगों के प्रति पहुंचाए, लेकिन जो बाकी कुछ छूट गया, वो रह गया, वो शिलालेख लिखने वालों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मतलब मैंने तो सब कुछ लिखवा दिया, लेकिन लिखने वालों ने कोई गलती करी होगी तो वो उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, इन 14 अभिलेखों को पढ़कर हम जान सकते हैं कि अशोक कितने महान थे। वह अपने राज्य के प्रति, अपने राज्य के लोगों के प्रति, अपने साम्राज्य के लोगों के प्रति कैसी सोच रखते थे, इसके बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसी तरह से हम देखते हैं कि जो 14 शिलालेख मिले हैं वो कहां कहां पर मिले हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों, पहला शिलालेख शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में मिला है और दूसरा मानसेरा भी पाकिस्तान में मिला है, जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तीसरा शिलालेख सासाराम बिहार में मिला है, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और चौथा शिलालेख पुरी उड़ीसा में मिला है। पांचवा शिलालेख येरागुंडी जो मैसूर में मिला है और छठा शिलालेख पलीगुंडू जो कर्नाटक में मिला है। सातवां शिलालेख है बबरू बैराट जो राजस्थान में मिला है। और आठवां शिलालेख है कलसी जो देहरादून में मिला है। और नौवां शिलालेख है गिरनार जो गुजरात के काठियावाड़ के पास मिला है। 10वां है धौली जो पुरी के पास मिला है, पुरी उड़ीसा में मिला है। और 11वां है सोपारा जो थाने के पास महाराष्ट्र में मिला है। दोस्तों, 12वां है जोगढ़ जो उड़ीसा में मिला है। और 13वां है रूपनाथ जो जबलपुर में मिला है। और 14वां है लास्ट एराकुंडी जो आंध्र प्रदेश में मिला है। इस तरह से जो 14 शिलालेख पूरे अखंड भारत में जगह जगह फैले हुए मिले थे। दोस्तों, आपको भी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।